Hello, my dear students. So, welcome back to my family. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हम लोग पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पार्ट वन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स हमने पढ़ा था। पार्ट टू में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देख लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? केमिकल इक्वेशन को। किसको पढ़ने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन। आज केमिकल इक्वेशन की स्टडी कर लेंगे। 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसकी स्टडी कर लेंगे और फाइनली हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन ऑफ कोर्स आपकी राइट है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ देना, ठीक है। मैं वहाँ से आपके प्रॉब्लम्स उठा लूँगी और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या कहता है। सिंपल सा कह रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन जब आप शॉर्ट फॉर्म में करते हो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या कि जो भी उसने सेंटेंस बोला, जैसे देखो एग्जाम्पल समझो क्या कह रहा है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सेंटेंस ने बोला कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जिंक लिख रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड कर लिख रहे हैं और जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उस रिएक्शन को शो करने के लिए हम प्लस साइन का यूज कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या फॉर्म करता है, यानी कि ये तो रिएक्टेंट हो गया, फॉर्म जो कर रहा है दैट इज द प्रोडक्ट। तो फॉर्म क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट, और उसके साथ साथ फॉर्म क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इतने बड़े से सेंटेंस को हमने इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, जिंक को हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबॉलिक फॉर्म होता है H2SO4। दोनों रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के लिए फिर किस साइन का यूज कर रहे हैं? प्लस साइन का। प्रोडक्ट में क्या मिला? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया? ZnSO4। क्या हो गया फॉर्मूला? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? H2। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस ना बाहर की ओर रिलीज होगा, और रिलीज साइन के लिए मैंने बोला था क्या यूज करते हो? बड़ा सा एरो, यानी कि जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में शो करता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स on the basis of it's not masses, on the basis of mass, on the basis of mass of various elements in reactants and products, chemical equation is classified into two parts. chemical equation को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। सबसे पहला कौन सा है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग दूसरा इक्वेशन पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन। देखिए स्केलेटल इक्वेशन क्या कह रहा है, एक केमिकल इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कह रहा है, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसको कि आप उसी के सिंबल के फॉर्म में, उसके फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दो, उसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसा वो बोल रहा है वैसा आप लिख दो। उसने बोला जिंक, आपने जिंक लिखना है। उसने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया। अच्छा, दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बनाया जिंक सल्फेट, आपने जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिया। उसने बोला हाइड्रोजन गैस, आपने हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो हमने बस लिख दिया, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन का जो फॉर्मेट लेगा, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन यानी जो स्केलेटल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा, अगर बैलेंस्ड नहीं होंगे तो उस इक्वेशन का नाम क्या है? उसका नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको किसके नेम से जानते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए क्या कह रहा है, एक केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनइक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ भी बताती हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप एक ले रहे हो H2 प्लस O2। मैंने बोला कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में ये वाटर बना रहा है, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन लिख दिया, इस इक्वेशन का नाम है स्केलेटल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है?
स्केलेटल इक्वेशन। अब मैंने बोला कि स्केलेटल इक्वेशन बैलेंस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? आप बोलोगे नहीं मैम ये इक्वेशन तो बैलेंस है ही नहीं। अच्छा, पहले आपको पता भी होना चाहिए कि बैलेंस का क्या मतलब। बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में आपके पास रिएक्टेंट में आपके पास ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना है? तो बोलोगे मैम 2। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? बोलोगे मैम 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? 2। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 1। अच्छा, हमें देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, और जब ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो वैरी कर रहा हो, उसकी वैल्यू सेम ना हो, डिफर हो। देखो क्योंकि हाइड्रोजन दो दो सेम है, ऑक्सीजन 2 1 हो गया, तो वैल्यू तो चेंज हो गया। वैल्यू चेंज हो गया मतलब ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट देगा उसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कह रहा है? ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लग रहे हैं उसका नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल हो, दोनों में क्या हो? इक्वल हो। उस टाइप के बैलेंस्ड इक्वेशन को उस टाइप के इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं फिर से बताती हूँ। अब मैंने अभी आपको मैं बताई थी, देखते हैं अभी मैं आपको बताई थी क्या। देखिए यहाँ पे H2 प्लस O2 ये रिएक्ट किया, प्रोडक्ट में क्या बनाया? आपने बोला मैम इस तो प्रोडक्ट में वाटर ही बनाएगा, चलिए हम भी वाटर बना दिया। अब मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन का जितना अमाउंट है, सॉरी क्या हाइड्रोजन का क्या हाइड्रोजन का जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट ऑक्सीजन का है? अब बोलोगे हाँ मैम हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन क्या है कि रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो 2 से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 2 1 जा 2 होता है। अगर ऑक्सीजन इधर 1 है तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन तो अब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो अब 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन मैम 2 2 जा 4 हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं हाइड्रोजन के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 पहले से है, 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? 4। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? 4। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है फिर से? तो 2। तो देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? और जब दोनों वैल्यू सेम है यानी इक्वेशन में हर एक एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है अगर वो सेम है तो उस टाइप की इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? चलिए समझ में आया? अब मैं आपको एक इक्वेशन की हेल्प से, एक और इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको इक्वेशन को बैलेंस करना बताती हूँ। देखो क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स एवरीवन जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना। देखो N2 प्लस H2 रिएक्ट किया, प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? प्रोडक्ट में बनाया ट्वाइस ऑफ, अच्छा, प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? प्रोडक्ट में बनाया NH3। आप लोग मुझे स्मार्ट दिखते हो, जरा बताना कि ये जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? आप बोलोगे नहीं मैम नाइट्रोजन तो रिएक्टेंट में 2 है लेकिन हाइड्रोजन 1 है, और नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है। अब क्या करें? अच्छा बाबा कन्फ्यूज़न नहीं, जब तक मैं हूँ कन्फ्यूज़न नहीं। बताऊँ इसको? चलो स्टार्ट करती हूँ मैं, ध्यान से समझना। जब नाइट्रोजन आपको, नाइट्रोजन का नंबर कितना है? देखो नाइट्रोजन का नंबर कितना है? तो आप बोलो मैम नाइट्रोजन का नंबर 2 है। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? तो हाइड्रोजन का नंबर भी मैम 2 है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है? प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का नंबर है 1। हाइड्रोजन का नंबर
3। अब हम मैम सीखते हैं इसको बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देख हमारे पास ऑप्शन है कि इस 1 को हम 2 बना दें। 1 को 2 बनाना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, तो ठीक है 1 को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ 2 डाल देते हैं। कितना क्या डाल देंगे 2। जैसे ही आपने 2 डाला तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2। क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्चुअली हमारा जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, ये देखो हमारा इक्वेशन बन गया N2 प्लस 3H2 मिलके जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बना रहा है 2NH3। ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह हम इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर मूव करते हैं। आगे है हमारे पास कुछ रिएक्शंस, उसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सबसे पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरा आप वर्ड्स पे ध्यान देना, जब आप इस वर्ड को तोड़ोगे तो ये कितने वर्ड से मिलके बने हैं। देखिए इस वर्ड्स को हम तोड़ते हैं, वर्ड्स को तोड़ेंगे तो कितने पार्ट में टूटेगा। एक तो टूट गया एक्सो और दूसरा वर्ड आ गया हमारे पास में थर्मिक। अब जानते हैं एक्सो का मतलब क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है आउट। एक्सो का मतलब क्या होता है आउट। और थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट। अच्छा, हीट का मतलब एनर्जी के साथ है, तो बहुत ध्यान से समझना। वैसे रिएक्शंस कितनी सिंपल डेफिनेशन है। रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। इवोल्यूशन का मतलब बाहर निकलना, आउट होना, रिलीज होना। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होते हैं वैसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आप किसी भी नेचुरल गैस को जलाते हो तो वहां से जो गैस निकलते हैं तो गैस कहाँ निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। वैसे यहाँ इस टाइप के इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर की ओर ऐसा रिलीज होगा, मतलब निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप सभी के बॉडी में ये प्रोसेस होती है जिसमें फूड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। तो यहाँ भी जो ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को रिलीज करता है, तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारे बॉडी का जिसमें फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, बॉडी को एनर्जी देता है, वाटर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शंस जिसको होने के लिए हीट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे देखो N2 प्लस O2 मिलके NO बनाएगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। कब बनाएगा, जब आप इसको हीट करोगे, मतलब हीट उसमें दे रहे हो, जब वो हीट ले रहा है। क्योंकि इंडो का, थर्मिक का मतलब तो पता है, इंडो का मतलब होता है इन, तो जब हीट इन होगा मतलब वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट जो होंगे ना दिए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे, वैसे रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। गॉट इट, एनी कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का सिंपल पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द सर्फेस ऑफ मेटल डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। एयर, मॉइस्चर और एसिड के अटैक होने की वजह से मेटल का सरफेस जो अपने साइनी सरफेस को खो देता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। जिसका एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कह रहा है, देखिए आयरन आर्टिकल्स आर साइनी। जितने भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो साइनी होते हैं जब वो न्यू होते हैं, लेकिन टाइम जैसे जैसे जाते हैं उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। सिल्वर आर्टिकल जब इसमें रस्टिंग होती है तो सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। कॉपर आर्टिकल पे जब कोरोजन लगता है, जब रस्टिंग होती है तो उसका कलर क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। देखिए क्या कह रहा है, इट इज अ कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्ड and bad smelling produced due to aerial oxidation of oil and fat। जितने भी आप फूड मटेरियल्स देखते हो उसमें ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। उस ऑयल एंड फैट्स का जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से फूड
स्पॉइल हो जाता है, उससे बैड स्मेल प्रोड्यूस्ड होने लगता है, उस कंडीशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो जाता है कुकड फूड स्पॉइल, जो कुकड फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है और बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है। कैसे? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। जैसे आप जो है ना कुछ टाइम के लिए फूड आपने बनाया और उसको छोड़ दो, आप उसको फ्रीज में ना डालो, कहीं ना डालो, कुछ भी प्रिवेंशन का आप काम ना करो, उसको छोड़ दो। छोड़ दोगे तो पता होगा कि उसमें, क्योंकि हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं, जो भी करते हैं उसमें हम लोग ऑयल्स ऐड करते हैं, फैट्स ऐड करते हैं, तो एयर जो है ना उस पर अटैक करेगा। दैट इज कहते हैं ये है कि वो जो ऑयल है ये वो या फिर वो जो फैट है उसकी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस कुक्ड फूड से बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस्ड होने लगता है। वो तब ऐसा कहते हैं कि वो स्पॉइल हो गया। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम रेंसिडिटी से बच कैसे सकते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके, लाइक द BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंटीसॉल का, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ट्वेलिन, ये केमिकल का नाम है। BHA और BHT, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे और इसका यूज क्या ये याद रखेंगे। जैसे ही आप इसको फूड के साथ या फैट और ऑयल के साथ ऐड करती हो ना, तो ये प्रिवेंशन में हेल्प करता है। किसके प्रिवेंशन में? तो रेंसिडिटी की प्रिवेंशन में। ठीक है। नेक्स्ट है बाय पुटिंग नाइट्रोजन गैस इन कुक्ड फूड मटेरियल। आपको पता है जब कभी भी ऐसा देखते हैं आप लोग, जब चिप्स का पैकेट खाते हो तो बहुत ज़्यादा गैसेस उसमें भरे होते हैं, तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस। इसलिए भरा जाता है कि ताकि उस पैकेजिंग मटेरियल ऑक्सीडाइज, उस पैकेजिंग मटेरियल में जो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है। मतलब रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट देखिए क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, आप फूड को रेफ्रिजरेटर में डाल के रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हो। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अच्छा आप एयर टाइट कंटेनर में आप फूड को स्टोर करके भी रख सकते हो। और बाय स्टोरिंग फूड, बाय स्टेइंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, आपको क्या करना है? लाइट से फूड को दूर रखना है। अच्छा, आपको लाइट से फूड को दूर, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बता दूं, अब चाहो तो ये कर भी सकते हो, जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है ना, तो उस टाइम में आप एक बाउल में सब्जी को लेना या दाल को लेना और उसको जाके आप टेरेस पे रख देना। कुछ देर बाद जाके देखोगे तो पता है क्या देखने को मिलेगा? कि वहाँ से बैड स्मेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट की रेडिएशन डायरेक्ट उस पर पड़ती है और फूड को खराब करती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम लाइट से जितना ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे, फूड उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। आज के लिए इतना ही। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। हेल्थ का ख्याल रखिए क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑन द वे। और हाँ, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट को छोड़ देना है। गॉट इट? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर, नए वीडियो के साथ, एक जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की डिस्क्रिप्शन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। और आप लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं डिस्क्राइब करूँ, आप लोग कमेंट कर दो, मैं वही चैप्टर डिस्क्राइब करूँगी। ओके। आप जो भी चैप्टर चाहते हो कि मैं आप लोगों को इसके बाद पढ़ाऊँ, आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसी चैप्टर को डिस्क्राइब करूँगी। उस नए वीडियो में हम उसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो ऑफकोर्स मैं अपने ही फ्लो में बहूँगी। बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग अपना। बाय। हैप्पी एंडिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बाय।